नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आवाज़ कुछ खराब है, मैं शुरू में ही माफ़ी मांग लेता हूं। चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, छत्तीसगढ़ के चारों तरफ से और देश में बाकी जगहों से भी आ रही हैं कि किस किस तरह का नशा इस्तेमाल बढ़ते चल रहा है, प्रचलन में है, बिक्री खरीदी हो रही है। लोग किस तरह की दावतों में ये नशा कर रहे हैं, नशे की हालत में क्या कर रहे हैं। मुझको ध्यान है कि कुछ साल पहले एक उड़ता पंजाब किसी फिल्म का बड़ा ही चर्चा होता था। चारों तरफ उड़ता पंजाब की पंजाब में नशा इतना हो रहा है। हो सकता है बहुत हो रहा होगा, हर परिवार में कोई न कोई नशेड़ी हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे घर, पूरी नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही थी। लेकिन मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, जिस छत्तीसगढ़ में मैं रह रहा हूँ, और बाकी प्रदेशों का हाल इससे बहुत अच्छा होगा ऐसा भी मुझको नहीं लगता है। ये प्रदेश गांजे का एक बड़ा रूट हो गया है। आंध्र से, तेलंगाना से, ओडिशा से गांजा आता है और देश के बाकी हिस्से में जाता है। उसका कुछ हिस्सा कभी कभी पकड़ में आ जाता है। पकड़ में ऐसा भी आया है, पूरी ट्रक गांजे से भरी हुई जा रही है, ऐसा भी पकड़ में आए। कई करोड़ का गांजा एक बार में। जाहिर है कि जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ पार करके निकलता है सैकड़ों किलोमीटर, वो यहां भी बिकता होगा। लेकिन उससे परे अभी जो लगातार देखने में मिल रहा है दूसरे किस्म के नशे, टैबलेट वाला नशा, कोई पाउडर वाला नशा, इंजेक्शन वाला नशा। मैं ज़्यादा फिक्रमंद होकर अभी आपके सामने आज इसीलिए आया। 2 दिन पहले मेरे ही शहर में, राजधानी रायपुर में, एक गाड़ी से एक व्यक्ति को फेंक दिया गया नीचे। वो मरा हुआ मिला। सीसीटीवी कैमरों की मेहरबानी से उस गाड़ी का नंबर आ गया, उस गाड़ी को पकड़ लिया गया। उसमें जब पकड़ा गया उस वक्त भी एक लड़का लड़की टुन्न थे, नशे में थे उसमें गाड़ी में, और नसों में इंजेक्शन से लगाने वाला कोई नशा वो इस्तेमाल कर चुके थे। और ये पता लगा कि जिसको उन्होंने गाड़ी से फेंका, जिंदा या मुर्दा, शहर के भीतर, उसको भी इंजेक्शन से नशा उन्हीं लोगों ने लगाया था। सब साथी थे ये। इंजेक्शन से, इंजेक्टेबल नशा जो सबसे खतरनाक माना जाता है दुनिया में, और उसकी नीडल की, इंजेक्शन की सुई की वजह से एड्स जैसी बीमारियां भी फैलती हैं, क्योंकि लोग इतने बेफिक्र हो चुके रहते हैं कि अलग अलग नीडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक ही सिरिंज से कई लोग लगा लेते हैं। तो नशे में ऐसे थे कि उनका साथी, उनको लगा कि ये ज़्यादा चढ़ गया है नशा इसको, या मर गया है, उसको चलती गाड़ी से फेंक दिया। लोगों की समझ और जिम्मेदारी का, सरोकार का ये हाल हो गया है। उन्हीं का साथी अगर ज़्यादा नशा हो गया था, उसको लेके अस्पताल गए रहते, लेकिन खुद अस्पताल ले जाने की हालत में नहीं थे, तो उन्होंने उसको फेंक दिया। मर गया वो आदमी। उसके 2 साथी, एक लड़का और एक लड़की, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे कोई इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं कि अपने साथी को फेंक दें चलती गाड़ी से। उनको लगा कि इसको ज़्यादा चढ़ गया है नशा या मर गया है। लेकिन नशा आपको ऐसा गैर जिम्मेदार बना देता है। मैं अभी आखिरी में आके देख रहा था, एम्बुलेंस से 350 किलो से ज्यादा गांजा अभी एक बार जब्त हुआ, एम्बुलेंस से। चारों तरफ सूखा नशा, जिसमें नाइट्रोटेन सिलोशन, जो पंक्चर बनाने वाला रहता है, सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको, जिसको कचरा बीनने वाले जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जो फुटपाथ पे जीते हैं, जो रेलवे स्टेशनों पर जीते हैं, जो ट्रेन में सफाई करके जीते हैं, ऐसे बच्चे बचपन से मोहल्ले की किसी दुकान से पंक्चर बनाने का सॉल्यूशन, एडहेसिव
गोंद एक किस्म का रासायनिक, उसको खरीद लेते हैं, उसको कपड़े की पट्टी में लगा के उसको सूंघते रहते हैं। कहते हैं कि पूरा फेफड़ा छलनी हो जाता है उससे, और वो नशे में टुन्न रहते हैं पूरे समय। ये मैं जिन नशों को लेकर मैं ज्यादा फिक्रमंद हूं, अब अभी 2 दिन पहले यहाँ का एक तीर्थ स्थान है बड़ा डोंगरगढ़, बमलेश्वरी माँ का मंदिर है वहां पहाड़ी पर। वहीं पहाड़ी पर एक आश्रम में छापा मारा पुलिस ने। तो बाबा जो है वहां का, उसके बारे में शिकायत मिली थी, वो गांजा बेचता है। लेकिन गांजे के साथ साथ उसके पास बहुत सारी दूसरी ड्रग्स भी मिली, नशे वाली, सेक्स बढ़ाने वाली कई तरह की ड्रग्स मिली। ढेर सारे सेक्स टॉयज मिले, सेक्स डॉल भी मिली जिसके साथ कोई पुरुष सेक्स कर सकते हैं, ऐसी डॉल भी मिली, मुझको फोटो में दिख रही थी। लेकिन दूसरे फेंटेनाइल और इस तरह के कई तरह के ड्रग्स यहां बिक रहे हैं हिंदुस्तान में, जिनको लेके अमेरिका चिंतित है। अमेरिका ऐसा फिक्रमंद है कि उसने चीन और दूसरे देशों पे तरह तरह की रोक लगाई है कि आपके यहाँ बना हुआ फेंटेनाइल हमारे अमेरिका में आ रहा है स्मगलिंग से। तो अमेरिका ने चीन पे कई तरह की रोक लगाई है इसको लेकर। ये सब यहाँ बिक रहा है, सरकार के आंकड़ों में नहीं है। जब पुलिस जब्त कर लेती है तो पुलिस के आंकड़ों में आता है, राज्य के आंकड़ों में नहीं है कि ये नशा कितना बिक रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितने लोग इसके आदी हो गए हैं, ये नहीं आ रहे हैं आंकड़े। मुंह से बदबू भी नहीं आती है। सरकार के पास जो जांचने का तरीका है, आपकी सांस के ऊपर एक मशीन को रखते हैं, उससे देखते हैं कि आप नशा किए हुए हो कि नहीं। इन ड्रग्स का सांस से लेना देना नहीं रहता, उसमें पकड़ में नहीं आती हैं ये ड्रग्स। मैं फिक्रमंद हूं कि नौजवान पीढ़ी अगर नशे के इंजेक्शन लगाने लगी है, नशे की गोलियां लेने लगी है, तरह तरह की पाउडर को सूंघने लगी है नाक से, तो इसका अंत क्या होगा। ये लोग तो देर रात अपने घर पहुंचते होंगे तो माँ बाप को पता भी नहीं लगता होगा कि ये नशा करके आए हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बदबू आती है नशे से। सरकार के आंकड़े आते हैं कि शराब की बिक्री इतनी है, जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा में से एक है। शराब की बिक्री इतनी है, गैर कानूनी दारू इतनी पकड़ा रही है, हाथ भट्टी की दारू बना बना के लोग बेच रहे हैं, अपने आसपास चारों तरफ बेच रहे हैं। रोज आपको ड्रम दिखेंगे महुआ के बनाए हुए, कोई उसकी लुगदी बना लेते हैं महुआ की, उससे बाद में दारू बना के बेचते हैं। उसकी बिक्री सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आती है, केवल जब्ती के आंकड़ों में आती है। जो मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह का नशा जितना असल में बिक रहा है उसका 1-2% से ज्यादा नहीं पकड़ाता होगा। इधर तो कफ सिरप की बोतल, जिससे कफ सिरप पी के भी नशा होता है, उसकी बोतलें सैकड़ों हजारों की संख्या में मिल रही हैं एक एक के पास से। टैबलेट मिल रही हैं तरह तरह के नशा देने वाली, जो कानूनी दवा है लेकिन गैरकानूनी तरीके से बेची जा रही है। अब मैं एक और दवाई का मुझको दिख रहा है, एक ऐसी दवाई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है जो जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसको जानवरों को बेहोश करने के बजाय इंसान उसको खुद नशा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं देखता हूं अपनी कॉलोनी में, रात को मैं पैदल चलता हूं 2-4-5 किलोमीटर, तो देखता हूं कि बगीचे में बैठ के 4-6 लड़के घेरा बना के कुछ पीते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं। जाहिर तौर पर वो सिगरेट नहीं है, गांजा है। कल ही मेरे शहर में पुलिस ने छापा मारकर बहुत सारे पान ठेलों से, दुकानों से नशा करने के सामान, जिससे नशा होता है, चिलम है, कोई तरह का कागज है, कुछ है, इसको जब्त किया है बहुत सारी जगहों से। लेकिन नौबत बहुत खराब है।
हमको पता भी नहीं चलेगा कि कब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनको घर से निकलते हुए माँ बाप 150 रुपए देते हैं कि लौटते में ऑटो रिक्शा कर लेना या कुछ खा लेना, टिफिन नहीं बन पाया है आज, या लंच के समय स्कूल कैंटीन में कुछ खा लेना या कॉपी किताब ले लेना। आजकल हर बच्चे को कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है। कोई कहेंगे कि मेरे क्लास के किसी लड़के या लड़की का बर्थडे है, हम लोग वहाँ जाएंगे तो हमको कुछ पैसा दो, 100-200 रुपया, हम किसी जगह जाएंगे सब लोग कंट्रीब्यूट करके, कॉन्ट्री ऐसा कुछ कहने लगे हैं बच्चे, कॉन्ट्री करके हम खाएंगे। माँ बाप कितनी चौकीदारी करेंगे? 24 घंटे की चौकीदारी हो नहीं सकती बच्चों की। और अगर स्कूल कॉलेज के आसपास इस तरह की दवाइयाँ बिक रही हैं, एक मछली चाहिए पूरे तालाब को गंदा करने के लिए। हालांकि ये बात इंसान अपने उदाहरण को देने के लिए मछली के नाम का बेजा इस्तेमाल करते हैं। मुझको मालूम है नहीं असल में कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है कि नहीं, लेकिन एक इंसान अपने आसपास के पूरे दायरे को गंदा कर सकते हैं। एक कोई लड़का या लड़की नशे का कोई सामान लेकर आ जाए और सबको कहे कि 100 रुपए की ये टैबलेट है, पार्टी है अपनी अगले 2-3 घंटे, उसका असली मजा लेना है तो इसी से मिलेगा। और वो ग्रुप जो है लड़के लड़कियों का, वो एक बार वो टैबलेट ले ले तो उनको पार्टी का जो मजा आएगा, हो सकता है अगली बार बिना उसके वो मजा ना आए। और धीरे धीरे हर पार्टी से, फिर हर सैटरडे संडे, फिर हर मुलाकात पे, और फिर हर दिन। अभी किसी को अंदाज नहीं है, सरकार को भी अंदाज नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नौजवान पीढ़ी के बीच और बाकी लोगों के बीच ये नशा कहाँ तक पहुँचा है। और मैं बतलाऊँ आपको, एक फैशन किस्म का हो गया है। मुझको नौजवान पीढ़ी के कुछ लोग बताते हैं कि हमारे ग्रुप में अगर कोई नशा न करे तो उसको अछूत जैसा मान लिया जाता है। अरे तुम फालतू हो, तुम लड़की जैसे हो, कहते हैं उसको। जो कमजोर दिल का हो उसको लड़की कह देते हैं, लड़की को कह देते हैं कि तुम डोकरी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, तुम जाओ घर जाओ, किसी लायक नहीं हो, हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं। इस तरह का माहौल चल रहा है। ये बहुत खतरनाक है। आपके आला औलाद, आपके परिवार के बच्चे, आपके दोस्तों के बच्चे किसी भी उम्र के हों, ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। ये अधेड़, बूढ़े, किसी भी उम्र के लोग इस नशे में पड़ सकते हैं। पैसा ना हो तो चुरा सकते हैं, घर से चुरा सकते हैं, गहने चोरी करके नशा करते हैं लोग, दोस्तों से कर्ज ले लेते हैं और नशा करते हैं, और बाद में कर्ज जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको चुकाने के लिए एक हाथ कोई गहना या सामान घर का चोरी कर लेते हैं। मुझको सामान के नुकसान की उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र मुझको नौजवान पीढ़ी के खत्म होने की है, उसके नुकसान की है। इसको कम फिक्र की बात मत मानिएगा, कम खतरनाक मत मानिएगा। आपको अंदाज नहीं है कि ये नौबत कितनी खतरनाक है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार की सारी क्षमता, सारी ताकत मिलकर भी जेब में लेकर जो घूम रहे हैं और बेच रहे हैं उसको पकड़ने की नहीं है। अगर ये पकड़ भी पा रहे हैं कुछ लोगों को तो वो 1000 में से एक है। कल राजधानी में ऐसे माँ बाप को पकड़ा गया है जो अपने नाबालिग बच्चों से गांजा बिकवा रहे थे। ये 10-15 दिन पहले भी था, एक नाबालिग लड़की बेच रही थी गांजा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि गांजा तो फिर भी आपको समझ में आता है, तलाशी लेंगे गांजा दिख जाएगा। कोई नाबालिग लड़के या लड़कियां अगर अपने कपड़ों में कहीं पे कोई टैबलेट छुपा के रखेंगे, किसी सुनसान जगह में छुपा के रखेंगे, ग्राहक के आने पे निकाल के दे देंगे, इसको कैसे पकड़ेंगे? पूरी रात इस शहर में, बगल के बिलासपुर में, दूसरे शहरों में भी दारू बिक रही है, क्लब चल रहे हैं, पब चल रहे हैं, लोग नशे में टुन्न निकल रहे हैं, निकल के मारपीट कर रहे हैं,
एक्सीडेंट कर रहे हैं। कैसे पूरी पूरी रात दारू बिकती है। क्या सरकार का सारा कानून जो है राशन दुकान के लिए रहता है, पान ठेले या फल दुकान के लिए रहता है? जो बड़े बड़े क्लब हैं, जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, शराब खाने हैं बड़े बड़े, कैसे पूरी पूरी रात चलते हैं? कोई जरूरी है कि वहां पर केवल शराब ही बिकती हो? इनमें से कौन सी ड्रग्स ऐसी है जो न बिके? मुझको तो कुछ लोगों ने कहा, मैं अब उस पीढ़ी से बाहर हो गया हूं, कुछ लोगों ने मुझको कहा कि आजकल शहर में जो असली रईस पार्टियां होती हैं, असली रईस पार्टियां, उनमें ट्रे में सजाकर ऐसे ड्रग्स रख दिए जाते हैं कि आपको जो लेना है लो। जैसे रईस पार्टी में दारू पिला दी जाती है, खाना घूमते रहता है, आप जो चाहे खा सकते हो, जितना चाहे, दारू जितनी चाहे पी सकती हो, लेकिन ये रईस पार्टी है। असली रईस पार्टी अब ऐसी हैं जिनमें तरह तरह के दूसरे नशे ऐसे रख दिए जाते हैं, गैर कानूनी नशे रख दिए जाते हैं। क्या किया जाए इसका? मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने एक उत्सुकता दिखाई कि मेरे प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में अभी कुछ साल पहले तक जैसे अभी भांग की कानूनी दुकानें हैं, ऐसे ही गांजा की भी कानूनी दुकानें रहती थी। गांजा को प्रतिबंधित नशे में नहीं जोड़ा गया था, गांजा कानूनी रूप से बिकता था, सरकार ऑक्शन करती थी, सरकार उपलब्ध कराती थी, और गांजा और भांग की दुकान एक ही रहती थी, जैसे शराब दुकान रहती है ऐसे। बाद में बंद करवा दिया गया। मेरा अंदाज ये है, मुझको पक्का नहीं मालूम है, मेरा अंदाज ये है कि जो शराब लॉबी है हिंदुस्तान की, शराब कारखाने जो हैं, शराब दुकानदार जो हैं, उन्होंने गांजे को बंद करवाया, क्योंकि गांजा एक कड़ा मुकाबला देता होगा शराब को। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं, जर्मनी है, अमेरिका है, पश्चिम के बहुत सारे देश हैं जहां पे घूम फिर कर जो ड्रग्स कहलाते हैं, अधिक खतरनाक नशे, उनके मुकाबले गांजा को कम नुकसानदेह मानकर इसको छूट दी जा रही है। कई देशों में कई तरह से छूट दी जा रही है। गांजे के पार्लर खुल रहे हैं जहां जाकर आप गांजा पी सकते हैं। गांजा एक छोटी क्वांटिटी में, जो केवल खुद के उपयोग का रहता है, उतना आप गांजा रख सकते हैं, कानूनी छूट मिली है। तो दुनिया के देश अब ये समझ रहे हैं कि ये जो शराब से परे के जो कई तरह के खतरनाक नशे जो प्रचलित हो रहे हैं, जिनकी वजह से पंजाब उड़ता पंजाब बना था, दारू की वजह से नहीं बना था, दूसरी वजहों से आज उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है मुझको नहीं मालूम है। कल ही कोई बड़ा नेता वहां गिरफ्तार हुआ है नशे के धंधे में, बड़ा नेता पंजाब में। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और भारत जैसे देश को इस बात पर फिर से विचार करना चाहिए कि क्या गांजा, जो कि हिंदुस्तान में परंपरागत रूप से सैकड़ों बरस से, आपने देखा होगा जितने धार्मिक कपड़ों में लोग दिखते हैं, किसी धर्म स्थान के चबूतरे पर बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, आपको कुंभ में दिखते हैं, इधर राजिम मेले में दिखते हैं, गांजा पीते रहते हैं वो, लेकिन हिंसक नहीं होते हैं। गांजे का नशा शायद लोगों को हिंसक नहीं बनाता है, और नुकसान शायद उसका सीमित रहता है। मुझको पक्का नहीं मालूम है, मैंने नहीं चखा है, कभी पिया नहीं है गांजा। लोग कहते हैं कि उतना नुकसानदेह नहीं रहता जितना ये केमिकल ड्रग्स, पाउडर, गोली, इंजेक्शन, ये अधिक नुकसानदेह, ऐसा लोग कहते हैं। क्या सरकारों को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए कि दारू से परे अगर गांजा को लीगलाइज किया जाए, कानूनी छूट दी जाए, तो क्या ये दवाएं जो अधिक नशे की हैं, क्या इन पे कुछ रोक लग सकेगी, इनका इस्तेमाल कम होगा? मैं नहीं जानता हूं, सब फैसले सरकार को करने हैं। लेकिन मैं तो एक बात को सोचने के लिए कह रहा हूं कि डॉक्टरों को, सरकार को, चिकित्सा वैज्ञानिकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या गांजे को छूट देने से, सीमित छूट रहे, उसको छूट देने से क्या ऐसे नशे कम होंगे?
जो लोगों को हिंसक कर रहे हैं। और मैं तो दूसरा कानूनी नशा, कई प्रदेशों में सिर्फ सरकार बेचती है शराब को, छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ सरकार, अकेली दारू ठेकेदार है सरकार, यहां पर कमाई भी बहुत होती है। क्या शराब के नशे में लोग ज्यादा हिंसक हो रहे हैं? बाप बेटे को मार रहा है, बेटा मां को मार रहा है, बहू सास को मार रही है, हर किस्म के रिश्ते में कत्ल हो रहे हैं शराब के नशे में। तो क्या गांजे का नशा इसके मुकाबले कम नुकसानदेह रहेगा, लोगों को कम हिंसक बनाएगा? मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल उठाने में विशेषज्ञ हूं। मुझको सवाल उठाने के लोकतांत्रिक हक की बड़ी समझ है। तो मेरा चिकित्सा वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से और सरकार से ये सवाल है कि क्या ड्रग्स को रोकने के लिए गांजे को लीगलाइज करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है? नशा सभी बुरे हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कम बुरा कौन सा है, कम हिंसक कौन करता है लोगों को। क्या शराब का नशा जो है, जिससे सरकार को कमाई होती है, न गांजे से होती, न इंजेक्शन से होती, न गोलियों से होती, तो क्या शराब का नशा जो है वो समाज में हिंसक घटनाओं को बढ़ा रहा है? हत्या, बलात्कार, हमला, चाकूबाजी, क्या इसको शराब बढ़ा रहा है? क्या ड्रग्स बढ़ा रही हैं? क्या गांजा जो है, गांजा पीने वाले लोग जुर्म कम करते हैं, हिंसा कम करते हैं या ज्यादा करते हैं? सरकार पता लगा सकती है। जब भी पुलिस के पास कोई केस आता है, वो लिख देते हैं नशे में था, नशे में पाया गया। मुझको ऐसा लगता है बारीकी से पूछताछ करके एक पैरा जोड़ना चाहिए कि वो शराब के नशे में था, गांजे के नशे में था, किसी टेबलेट इंजेक्शन के नशे में था, किस तरह के नशे में था। और उसके बाद आगे जाकर उसका एक विश्लेषण हो सकता है कि किस तरह का नशा लोगों को अधिक हिंसक बनाता है। मैं आपको एक और नशे की बात बतलाता हूं जो कि कानूनी है और जिसको जिंदगी में 10-20 बार मैंने भी किया है। भांग का नशा। सरकार भांग की दुकान जो है उसका लाइसेंस देती है, भांग बिकती है कानूनी रूप से। होली में, कभी शिवरात्रि में, कभी कभी ऐसा भांग को मैंने भी पिया हुआ है। किसी ने ठंडाई बना के उसमें मिला दी तो पी लिया, किसी ने जबरदस्ती की एक गोली खा लो भांग की तो खा लिया, कानूनी था वो। और हिंदुस्तान की परंपरा भी है भांग की, हमारी संस्कृति में है भांग पीना। तो मैंने भी अपनी संस्कृति का सम्मान करते हुए और जो लोग पिला रहे थे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए 5-10 बार भांग पी होगी पूरी जिंदगी में, कभी चढ़ी भी 1-2 बार। लेकिन मैंने ये सुना है कि भांग पीने वाले लोग हिंसक नहीं होते हैं। उसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है, कई घंटे तक रहता है, मजा देता है नशे का, हिंसक नहीं बनाता है, लोग विनम्र हो जाते हैं। आप भांग पिए, जो किस्सा मैंने सुना है, भांग पिए हुए को 2 झापड़ मारो तो वो आपसे माफी मांगने लगेंगे हाथ जोड़कर। मुझको लगता है समय आ गया है कि हर राज्य को अपने स्तर पर बारीकी से विश्लेषण करना चाहिए कि कौन सा नशा लोगों को कितना हिंसक बना रहा है। क्योंकि खतरनाक किस्म के नशे एक खतरा है और नशे की हालत में हिंसा जो हो रही है वो दूसरा खतरा है। किसी भी जिम्मेदार सरकार को इन 2 चीजों का डेटा इकट्ठा करना चाहिए, जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इनमें से जो चीजें पुलिस तक पहुंचती है उनको बारीकी से दर्ज करना चाहिए कि अगर ये नशे की हालत में ऐसा कर रहे थे तो कौन से नशे की हालत में कर रहे थे। आप बिक्री के आंकड़े शायद नहीं जुटा पाएंगे ड्रग्स के, लेकिन आप ये जुटा सकते हैं कि नशे की हालत में की हुई हिंसा जो है वो नशा किस तरह का था, ये दर्ज करना चाहिए और इसका विश्लेषण करना चाहिए। और शराब लॉबी इतनी बड़ी है पूरे देश में कि उसके मुकाबले उसके हितों को चोट पहुंचाने वाला कोई फैसला लेना आसान तो नहीं होगा। लेकिन हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर अगर ये करे
कि हिंसा करने वाले लोग किस चीज के नशे में थे उसको दर्ज करते चले, तो शायद ये अंदाज लगे कि कौन सा नशा अधिक हिंसक लोगों को बनाता है। आप सोच के देखिएगा इस बारे में। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं खुले दिमाग से सोचता हूँ। मैं शराब लॉबी के इतने प्रभाव में नहीं हूँ कि मैं हिंदुस्तान के परंपरागत नशे गांजा भांग इसके खिलाफ हो जाऊं। सरकार को तय करना है। आप सोच के देखिएगा, अगर मेरी बात आपको तर्क संगत लगे तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने बालिग दोस्तों को भेजिएगा इसको, वो भी सोच सकें इस बारे में, अपने बच्चों की फिक्र कर सकें, अपने आसपास के नौजवान लोगों की फिक्र कर सकें। कोई नशा करते दिखे खतरनाक तो उसके बारे में उसके घर परिवार स्कूल कॉलेज को सावधान कर सकें। किसी जगह आप ऐसी बिक्री देखते हैं तो आपको पुलिस को खबर करना चाहिए, चाहे वो असरदार हो या ना हो। पुलिस आज भी इस लोकतंत्र में हमारे पास अकेला विकल्प उपलब्ध है इन चीज़ों की खबर करने के लिए। तो आप खबर जरूर कीजिएगा पुलिस को अगर ऐसी बिक्री आपकी नज़र में कहीं आती है तो, या आपको लगता है कि लोग रोज बैठकर कुछ नशा करते हैं तो भी पुलिस को खबर कीजिए। चलते चलते एक छोटी सी बात और, इतने बड़े बड़े नशे की बात हुई है लेकिन मैं एक छोटे से नशे की बात कर रहा हूँ जिससे कैंसर करीब करीब शर्तिया होता है, वो है तंबाकू। मुझको जो लोग दिखते हैं मुंह में तंबाकू भरा हुआ है, तंबाकू चबा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो मुझको एक दूसरी तस्वीर दिखती है। मुझको वो लोग दिखना बंद हो जाते हैं। मुझको लगता है कि ये एक बड़ा कैंसर है, कैंसर इन लोगों को चबा रहा है। कितनी देर में चबा के जुगाली कर देगा, खत्म कर देगा, कुचल डालेगा, मुझको अंदाज नहीं है। 6 महीने से 2 साल तक भी लग सकता है, लेकिन मरना तकरीबन तय है ऐसे लोगों का। खराब मौत मरना तय है जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। आपको बाकी ड्रग्स की मेरी बातों के मुकाबले तंबाकू बड़ा कम नुकसानदेह लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 1 पैक 2 पैक दारू पीने वालों को कैंसर शायद नहीं होता होगा, लेकिन तंबाकू खाने पीने वाले लोगों को कैंसर होने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। ऐसी बुरी मौत मत मरिए आप। अच्छे से रहिए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिंदा रहिए। अपने परिवार पर अपनी कैंसर मौत मत थोपिए। फिर मिलेंगे।